ओके, अंडर नॉन इंटीग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल क्या होता है ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग is one where cost accounting and financial accounting are kept together। या आप ये बोल सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों ही क्या होते हैं, साथ में रखे जाते हैं। जब भी दोनों अकाउंट साथ में प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है, व्हेन इट इज इंटीग्रल या फिर इंटीग्रेटेड, ठीक है, दोनों जुड़े हुए होते हैं जब कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो आप रिकंसिलिएशन नहीं करते, ठीक है, क्योंकि आप एक दूसरे का रिकॉर्ड क्रॉस चेक होता ही रहता है, ठीक है, तो इसलिए वहां पर रिकंसिलिएशन नहीं लगता है। रिकंसिलिएशन का मीनिंग क्या होता है? रिकंसिलिएशन में आपको क्या करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आने वाले डिफरेंसेस को स्टडी करना है कि क्यों डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। अब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो 11th स्टैंडर्ड से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए आए हैं, ठीक है, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस के दो साइड होते हैं, लेफ्ट साइड इज डेबिट, राइट साइड इज क्रेडिट, ठीक है। आप लेफ्ट साइड में सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, राइट साइड में आप सारे इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, सेम वे, ठीक है, आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स होता है। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग जब हम लोग बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइम कॉस्ट, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स को प्लस किया तो आपको मिलता है प्राइम कॉस्ट। फिर उसमें फैक्ट्री एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, वर्क्स कॉस्ट मिलेगा, उसमें ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, आप उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करेंगे, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस आप ऐड करेंगे तो आपको उसके बाद फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा, प्रॉफिट ऐड करेंगे, सेल्स मिलेगा। ये आपका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है जो कि कॉस्टिंग से रिलेटेड है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस जैसा दिखता था, ठीक है। सो अब ये दोनों क्या अलग अलग है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पार्ट होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा एरिया है जो कि पूरा टोटली डिफरेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के नेचर में भी फर्क है, कुछ एक्सपेंसेस हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लेते हैं, ठीक है, उसके साथ भी ऐसी होता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में भी हम लोग कुछ एक्सपेंसेस नहीं लेते हैं समटाइम्स, ठीक है। तो इट हैपेंस, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में ही आपको कुछ एक्सपेंसेस आपको नहीं लेने हैं। हम लोग को पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है, ज्यादातर जो कॉस्ट अकाउंटिंग जब भी हम लोग बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग वी आर रिलेटिंग ऑल एक्सपेंसेस टू अ प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, हम लोग सब क्या करते हैं, उसको कंसिडर करते हैं। और जो चीजें रिलेटेड टू प्रोडक्ट नहीं होती वो हम लोग काउंट नहीं करते हैं, या तो जो चीजें कॉस्ट से रिलेटेड नहीं होती वो हम लोग काउंट नहीं करते हैं। What happens under non-integral system of accounting? Cost accounts and financial accounts are maintained separately. Integral में क्या होता था, दोनों साथ में रखे जाते हैं। नॉन इंटीग्रल में क्या होता है, ये दोनों अलग अलग रखे जाते हैं। कौन से? कॉस्ट अकाउंट अलग रखा जाता है, फाइनेंशियल अकाउंट अलग रखा जाता है, ठीक है। दोनों को प्रिपेयर करने वाले लोग अलग होते हैं, दोनों का डेटा एक्सट्रैक्ट करने वाले लोग अलग होते हैं, दोनों का मेंटालिटी जो होता है प्रिपेयर करने का वो अलग होता है। एंड ऑब्वियसली कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में खुद क्या है, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे डिफरेंसेस के साथ में क्या होगा, इतने सारे डिफरेंसेस के बाद ये होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड आपको अलग प्रॉफिट बताएगा, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको क्या करेगा, अलग आपको पिक्चर देगा। मतलब अगर आप कॉस्ट शीट रिफर करेंगे तो आपको प्रॉफिट अलग दिखेगा, और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस रिफर करेंगे तो आपको प्रॉफिट अलग दिखेगा। अब आपको क्या करना है, आपको रिकंसिलिएशन करना है। रिकंसिलिएशन क्या करना है? रिकंसिलिएशन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द आइटम नेसेसरी टू ब्रिंग द बैलेंस ऑफ टू और मोर रिलेटेड अकाउंट्स और स्टेटमेंट इनटू अग्रीमेंट। ये आपको रिकंसिलिएशन में करना क्या है, आपको वो कॉजेस को फाइंड आउट करना है, और वो कॉजेस की वजह से जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको फाइंड आउट करना है, और दोनों अकाउंट्स को, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग को और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट मतलब दोनों एक दूसरे से मैच होने चाहिए, ठीक है। और जिस वजह से भी ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं उसका रीजन आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, दैट इज कॉल्ड रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब करेक्शंस भी होता है, करेक्शन,
ठीक है, तो ये दो अकाउंट्स के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट आर द कॉजेस। ठीक है, if efforts are also made to judge arithmetic accuracy of the profits revealed by two different sets of book, हो सकता है कि दोनों के बीच में अरिथमेटिक एक्यूरेसी का भी पंगा हो सकता है, बैलेंसिंग या टोटलिंग, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका अकाउंट्स, ठीक है, मतलब आपने एक कॉस्ट शीट बनाया और आपके फ्रेंड ने एक कॉस्ट शीट बनाया, दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है, तो आप मुझे बताओ क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर हो सकता है मैंने किसी आइटम को अंडर एस्टिमेट किया है, या किसी आइटम को ओवर एस्टिमेट किया है, या मैंने किसी आइटम को मिस कर दिया है, या फिर उसने किसी आइटम को एक्स्ट्रा ले लिया है, बराबर। यही सारे रीजंस हो सकते हैं। तो यही सारे रीजंस यहाँ पे भी होंगे जब हम लोग रिकंसिलिएशन कर रहे होंगे दोनों सेट्स ऑफ बुक। कौन सी सेट ऑफ बुक की बात कर रहे हैं? कॉस्ट अकाउंट्स की और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ठीक है, जब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट शीट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। ठीक है, ये दोनों आपको समझ लेना है। अब ये दोनों अलग अलग रखे गए हैं, इसको नॉन इंटीग्रल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बोला जाता है। नॉन इंटीग्रल मतलब दोनों अलग अलग रखे जाएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और जब भी दोनों अलग अलग रखे जाएंगे, मेंटेन किए जाएंगे, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा। और दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या जरूरत है रिकंसिलिएशन करने की? ठीक है, इट हेल्प्स इन चेकिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द सेट्स ऑफ बुक। मतलब आपका एक जो रिलायबिलिटी वो बढ़ा देगा, मतलब आप उस पर ट्रस्ट कर पाएंगे बुक्स के ऊपर, एक बार वो रिकंसिलिएशन हो गया तो, है ना। रिकंसिलिएशन में क्या पता चलेगा, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, और अगर आपको ये चीज पता चल गई तो आप ज्यादा रिलाई कर पाएंगे आपके रिकॉर्ड्स के ऊपर, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो। इट फैसिलिटेट्स इंटरनल कंट्रोल एज अ रीजन फॉर द वेरिएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैन बी नोन। ठीक है, आप अपना एक इंटरनल कंट्रोल बना देंगे। इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, आप अपने इंटरनली आप चेक करेंगे कि ये जो वेरिएशंस होते हैं प्रॉफिट्स के बीच में या लॉसेस के बीच में जो वेरिएशन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, और आप क्या कर सकते हैं उसको अवॉइड करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप अपना एक इंटरनल कंट्रोल बना सकते हैं। ठीक है, इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफिस एंड अकाउंट्स ऑफिस। तो आपको पता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर केप्ट डिफरेंटली फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफिस से अलग रखे जाते हैं, कॉस्ट ऑफिस के रिकॉर्ड दोनों अलग अलग मेंटेन किए जाते हैं, इसलिए तो उसको नॉन इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, और इस वजह से दोनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। लेकिन जब आप रिकंसिलिएशन करेंगे तो दोनों के बीच का जो फ्लॉज है आपको पता चलेगा, दोनों के बीच के डिफरेंसेस आपको जब पता चलेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, दोनों के बीच में, दोनों ऑफिसर्स के बीच में आप प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। ठीक है, इट हेल्प्स टू डिसाइड पॉलिसीज रिगार्डिंग ओवरहेड्स, डेप्रिसिएशन, स्टॉक वैल्यूएशन। सी अगर दो अलग अलग अकाउंट्स रखे गए हैं, सीए वर्सेस सीए में, क्या सीए, हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग, नहीं मुझे समझा नहीं क्या लिखा हुआ है, बट ठीक है। तो आपका ओवरहेड्स और डेप्रीसिएशन और स्टॉक वैल्यूएशन, आपको पता है स्टॉक को वैल्यू करने के बहुत सारे आपके मेथड्स हैं। डेप्रीसिएशन के आपके पास फीफो वेटेड एवरेज, सॉरी, स्टॉक के लिए आपके पास फीफो वेटेड एवरेज है। ठीक है, डेप्रीसिएशन के लिए आपके पास रिटर्न डाउन मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड होते हैं डेप्रीसिएशन के लिए, बहुत सारे मेथड होते हैं स्टॉक वैल्यूएशन के लिए। ठीक है, तो आपको कौन सा यूज करना है, ये बेस्ट मेथड आपको सजेस्ट हो पाएगा अगर आप रिकंसिलिएशन करेंगे दोनों कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंसेस आप पता करेंगे तो। अब मैं बोलूं कि क्या रीजन हो सकता है बेटा कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं। कॉजेस ऑफ डिसएग्रीमेंट। ठीक है, रिकंसिलिएशन करने की जरूरत या आइटम्स ऑफ रिकंसिलिएशन क्या होंगे, या फिर कॉजेस ऑफ डिसएग्रीमेंट क्या होगा, मतलब क्या रीजन है, क्या वजह है कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डिसएग्रीमेंट है। कौन से दो चीजों के बीच में, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में क्या है, डिसएग्रीमेंट है। डिसएग्रीमेंट है मतलब दोनों अलग अलग प्रॉफिट बता रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों अगर अलग अलग प्रॉफिट बता रहे हैं तो क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, क्या रीजन हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आइटम्स इंक्लूडेड इन वन सेट ऑफ अकाउंट्स ओनली, सिर्फ आपने एक ही जगह पे आपने क्या किया, रिकॉर्ड किया, दूसरी जगह पे रिकॉर्ड नहीं किया, तो ऑब्वियसली डिसएग्रीमेंट होगा। ठीक है, अंडर एब्जॉर्प्शन किया है, ओवर एब्जॉर्प्शन किया है, आपने वेजेस को अलग बताया, मैंने वेजेस को अलग बताया, ठीक है, मैंने गलत लिखा है, ठीक है, तो उस वजह से भी क्या होगा, डिफरेंसेस आएंगे। एडॉप्शन ऑफ डिफरेंट बेसिस ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, मैं फिफो यूज कर रहा हूँ, आप वेटेड एवरेज यूज कर रहे हैं, तो दोनों का
तो एक जैसा आंसर आएगा नहीं, दोनों का अलग अलग आएगा। सर बुक्स में डिफरेंस आना क्यों गलत होता है? बुक्स में डिफरेंस आना गलत नहीं होता है, लेकिन बुक्स में डिफरेंस आ रहा है, तो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, इसको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके पीछे कोई बड़ा रीजन भी हो सकता है, इसके पीछे चोरी भी हो सकती है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े रीजंस भी हो सकते हैं, इसके पीछे गलत अकाउंटिंग पॉलिसीज भी हो सकती है, गलत अकाउंटिंग प्रोसेस भी हो सकता है, या फिर एरिथमेटिक, मतलब जो मैथमेटिकल जो मिस्टेक आप करते हैं, एरिथमेटिकल टोटलिंग वगैरह मिस्टेक, ये भी हो सकता है कि दोनों अकाउंट्स के बीच में डिफरेंसेस आते हैं। सो आप क्या बोलते हैं कि दो लोगों के बीच में डिफरेंस होना कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन क्यों मतलब डिफरेंसेस है ये फाइंड आउट करना जरूरी है, बिकॉज डिफरेंस होने के लिए एक बड़ा रीजन हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर दोनों अकाउंट्स को करेक्शन नहीं करना है, देखा जाए तो हम लोग को सिर्फ कॉजेस फाइंड आउट करने हैं, मतलब आइटम्स ऑफ रिकंसिलेशन क्या क्या होंगे। ठीक है, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। अगर दो लोगों के बीच में डिफरेंस आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, ये कॉजेस हम लोग को क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, और दोनों को एक जगह पे रख के चेक करना है कि आपका अकाउंट आप टैली हो रहा है क्या। ठीक है, अब ये दोनों सेम हो रहे हैं क्या? अगर ये सेम हो जा रहे हैं तो आपने जो भी रिकंसिलेशन के आइटम सजेस्ट किए वो सब करेक्ट है, या फिर जो भी कॉजेस आपने बताए वो सब क्या है, करेक्ट है, और अल्टीमेटली हम लोग को यही करना है। ठीक है, सो ये सब रीजंस हो सकते हैं, ये तीन बेसिक रीजन है। ठीक है, जहां पर आप क्या कर सकते हैं, आइटम्स ऑफ रिकंसिलेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग नहीं लिखते हैं, जैसे डिविडेंड है, ठीक है, इंटरेस्ट है, कोई इनकम है, रेंट इनकम है, हम लोग ये सारी चीजें प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होती थी, या फिर आप कोई ऐसी चीज जो कि आप सिर्फ किस में लिखते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ है। ठीक है, हम लोग नहीं लिखते हैं अपना कॉस्ट शीट में, हम लोग सिर्फ कहाँ पे लिखते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखते थे। ठीक है, तो ये सब है ना सिर्फ एक ही सेट ऑफ बुक में एंटर होते हैं। तो क्या होता है कि जब एक सेट में आपने उसको इंक्लूड किया है और दूसरे सेट में आपने उसको इंक्लूड नहीं किया, तो दोनों के बीच में क्या आएगा, डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, उसको ट्रीट करके उसको क्या करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, ओके। अभी हम लोग थोड़े से एग्जांपल्स देखेंगे जो कि हम लोग को क्या करना है प्रैक्टिकली। देखो ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है आपका, तो आप चाहे पूरी तरह से आप क्वेश्चन करें या ना करें, लेकिन आपको क्या करना है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एक लाइनर ही क्वेश्चन होता है और उसके अब वो पूछ लेता है आपको कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का क्या करना है, या ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का क्या करना है, या पर्टिकुलर एक्सपेंसेस यहाँ पे कम है या वहां पर कम है, ठीक है, या ये एक्सपेंसेस आप कहाँ पे लिखते हैं, यही सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, एंड रिकंसिलेशन का वेटेज बहुत कम होता है, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिकंसिलेशन से रिलेटेड, लेकिन एनीवेज आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा, इसके ऊपर कोई आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आ पाएगा एक्चुअली। ओके, सो मैं अभी दो अकाउंट्स आपके लिए यहाँ पे बना लेता हूँ। एक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, और पहले पार्ट में आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरह से बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अच्छे से आपको पता है। ओके, तो मैंने एक क्वेश्चन आपको फॉरवर्ड किया था, मैं उसी का एग्जांपल यहाँ पे ले लूंगा। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर टू मटेरियल कंज्यूम लिखा है। ठीक है, टू वेजेस लिखा है, और बाकी की चीजें फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं ले रहा। यहाँ पे बाय सेल्स लिखा हुआ है,
और बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इज 66,000 एंड 4,80,000 है आपका। मटेरियल कंज्यूम्ड इज 2 लाख एंड वेजेस जो है वो आपका 75,400, ठीक है। सो बाकी की सारी चीजें हम लोग फिलहाल अभी नहीं देखने वाले, हम लोग इसको टोटल करेंगे और अपना ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे कि कितना आता है, ठीक है। सो यहाँ जनरली ये साइड का हैवी होता है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आप खाली देखते रहो, आपको फाइनली आपको समझेगा कि क्या कहाँ पर क्या जा रहा है। इसका 5,46,000 है, दोनों जगह आप वही लिखेंगे, 5,46,000 लिखेंगे एंड डिफरेंस जो आएगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ठीक है। दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर कि कैसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, ठीक है। सो दिस इज आवर टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो अब तक आपकी यादें ताज़ा हो गई होंगी कि कैसे हम लोग क्या करते थे, टैली करते थे। चैट बॉक्स में क्या है? ओके, वेरी गुड, गुड, आप लोग आंसर दे रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। ओके, नाउ हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट, ठीक है। कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक किस चीज का है, फिनिश गुड्स का है, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। कॉस्ट शीट यहाँ पे बना लेते हैं विथ पर्टिकुलर्स, एक ही अमाउंट के साथ में मैं यहाँ पे कॉस्ट शीट बना लेता हूँ। दिस इज आवर कॉस्ट शीट, ठीक है। और कॉस्ट शीट के लिए आपको पहले दो आइटम्स चाहिए, मटेरियल एंड लेबर, और ओवरहेड भी चाहिए, लेकिन ओवरहेड इस क्वेश्चन में नहीं है, डायरेक्ट ओवरहेड नहीं है। देखो यहाँ पे दिया है, मटेरियल कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट सोल्ड, डायरेक्ट वेजेस एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट प्रोड्यूस। ये किसका डेटा है, कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा है। ये ऊपर वाला डेटा किसका है आपका, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा है। और नीचे वो बोल रहा है कि इसकी हेल्प से आप क्या बनाओ, कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट शीट आप बनाना है। कॉस्ट अकाउंटिंग में डेटा ऐसा है, ठीक है। ये यूनिट प्रोड्यूस्ड और यूनिट सोल्ड कैसे मालूम करते हैं, मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था, ठीक है। अगेन वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड था, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको ये सिखाया था, टू ओपनिंग स्टॉक, टू प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इससे मैंने आपको बताया था कि आप प्रोड्यूस्ड और सेल दोनों में से कोई भी मिसिंग चीज मालूम कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में नहीं है, आप देख सकते हो, तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे, देखो क्लोजिंग स्टॉक 3,000 यूनिट्स है, यूनिट्स में बनाना होता है ये कभी भी। सेल्स भी दिया है आपका 12,000, यूनिट प्रोड्यूस कितना होगा, तो इसको टोटल कर लो, टोटल कितना हो जाएगा आपका 15,000, दोनों जगह 15,000 लिखा जाएगा, और ऊपर माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आंसर भी आपका कितना आएगा, 15,000 आएगा, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, प्रोड्यूस्ड, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। इसकी हेल्प से, ये एक टेबल की हेल्प से आप यूनिट प्रोड्यूस्ड या फिर यूनिट सोल्ड जो है वो मालूम कर सकते हैं। जो भी चीज मिसिंग रहेगी, कोई एक चीज आपके क्वेश्चन में मिसिंग हो सकती है। ओके, क्या बोल रहा है, मटेरियल कंज्यूम्ड इज 10 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड,
तो यूनिट प्रोड्यूस कितना है 15,000 और 10 पर यूनिट प्रोड्यूस है आपका मटेरियल। यहाँ पे मटेरियल में आप क्या करो 15,000 इंटू 10 कर दो, आपको मिल जाएगा कितना है मटेरियल ₹10 पर यूनिट प्रोड्यूस। यूनिट प्रोड्यूस कितना मालूम किया आप लोगों ने 15,000 ₹10 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड 10 इंटू यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1,50,000। करेक्ट। लेबर के बारे में क्या बोल रहा है, डायरेक्ट वेजेस इज 6 पर यूनिट प्रोड्यूस, डायरेक्ट लेबर जो है वो 6 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड है। तो यूनिट प्रोड्यूस्ड इंटू 6, so it comes to 15,000 multiplied by 6, it is 90,000। करेक्ट। खान सफा वेरी गुड बेटा। ओके, और भी किसी ने आंसर दिया है, किसने आंसर दिया है, शेख ने। ओके गुड। ओके, तो डायरेक्ट ओवरहेड्स तो है नहीं हमारे पास, है ना। वैसे रिकंसिलेशन में वो लोग डायरेक्ट ओवरहेड्स जनरली देते नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है। प्राइम कॉस्ट कितना होगा, प्राइम कॉस्ट इज ये तीनों का कॉम्बिनेशन comes to 2,40,000, 2,40,000। करेक्ट। ओके, नाउ टेल मी, अब ये दो इतना ही खाली आप देख के बता दो कि क्या आपको डिफरेंसेस के रीजन लग रहे हैं। यहाँ पे मटेरियल कितना लिया है 2 लाख, यहाँ पे कितना लिया है 1,50,000, यहाँ पे कितना लिया है वेजेस 75,400, यहाँ पे कितना लिया है 90,000। ठीक है, अब ये तो सबसे बड़ा रीजन है कि क्या होगा, आपको डिफरेंसेस आएंगे यहाँ पे, आप आगे करते जाएंगे आपको डिफरेंसेस पता चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों अकाउंट्स में क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। आपको कभी भी दो अकाउंट्स का डेटा दिया होता है। ठीक है, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ये तो क्वेश्चन में बना हुआ है, आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की जरूरत कभी नहीं होती क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपको कभी नहीं पूछेगा बनाने के लिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा था इतना ही लिख के कि अगर आप मटेरियल देखेंगे तो यहाँ पे कितना है 2 लाख है और यहाँ पे कितना है 1,50,000, तो स्ट्रेट अवे क्या हुआ है, इस वजह से इसके अकाउंट्स में डिफरेंसेस आएंगे। यहाँ पे वेजेस कितना है 75,400, यहाँ पे कितना है 90,000, इस वजह से भी डिफरेंसेस आएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सोच समझ के एक बात बताना कि किसके प्रॉफिट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल 2 लाख ले लिया इन्होंने, यहाँ पे मटेरियल 1,50,000 ले लिया। ठीक है, तो इसने कॉस्ट ज्यादा बताया है, इसने कॉस्ट कम बताया, बताओ क्या होगा इस वजह से। दोनों ने अलग अलग कॉस्ट बताया, तो दोनों के प्रॉफिट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, किसका प्रॉफिट कम आएगा और किसका प्रॉफिट ज्यादा आएगा, सोच समझ के बताइए आप, क्योंकि ये दिमाग लगाने की चीज है। रिकंसिलेशन में आपको वही करना है, अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी तब तो आप सॉल्यूशन निकालेंगे उस चीज का। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन वापस से मैं एक बार आपको रिपीट करके बता देता हूँ। ये कॉस्ट शीट में आपने मटेरियल लिया है 1,50,000 और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उन्होंने जो लिया है वो 2 लाख लिया है। इसकी वजह से किसका प्रॉफिट कम होगा और किसका प्रॉफिट बढ़ेगा। सो शेख इज सेइंग कॉस्ट शीट का प्रॉफिट विल बी मोर। वेरी गुड, प्रॉफिट ज्यादा कॉस्ट का। ओके वेरी गुड आनम, सही है। तो आपको समझ में आ गया, इन्होंने कॉस्ट कम लिया और जब जो भी कॉस्ट कम लेगा उसका प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। तो अगर आपको ये बेसिक सी चीज समझ में आती है, ठीक है, और इतना ही अगर आपको समझ में आया तो पूरा रिकंसिलेशन यहीं पर है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मुझे दोनों का प्रॉफिट सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा। दोनों का प्रॉफिट अगर सेम करना है, प्रॉब्लम समझ में आ गई कि यहाँ पे 1,50,000 और यहाँ पे 2 लाख है। आपने बोल दिया सर कॉस्ट शीट में प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, कितना ज्यादा दिखेगा 50,000 ज्यादा दिखेगा। मैं सिर्फ अगर मटेरियल की बात करूं तो फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स, मैं सिर्फ अगर मटेरियल की बात करूं तो यहाँ पे मटेरियल 1,50,000 है, यहाँ पे मटेरियल 2 लाख है। आप बोलेंगे सर कॉस्ट शीट में मटेरियल की कॉस्ट जो है वो कम लिया हुआ है, जिस वजह से 50,000 का डिफरेंस आएगा, 50,000 कॉस्ट शीट में प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। ठीक है, अब अगर मैं 50,000 उसमें से निकाल दूं
तो क्या ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे? यस और नो, बोलो। आपने बोला सर कॉस्ट शीट का 50,000 दिखेगा ज्यादा। ठीक है, चलो मैं आपको करके बताता हूँ, सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, दिस इज योर सेल्स। ठीक है, किधर का? मैं इधर की बात कर रहा हूँ, 4,80,000 की। ओके, मैंने इसकी बात कर लिया। और एक कॉस्ट ले लेते हैं हम लोग, आपको पता है कि कोई भी कॉस्ट सेल्स में से माइनस होती है। मैंने इसकी कॉस्ट ले लिया है, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, मैं सिर्फ मटेरियल का ही अभी हिसाब किताब हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस। सिर्फ मैं हम लोग अभी किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें? मटेरियल की वजह से हम लोग को और कोई कॉस्ट नहीं हो रही है, आप ये एज्यूम करो। ठीक है, और यहाँ पे बाजू में ही मैं बना देता हूँ कि कॉस्ट शीट के लिए भी। ठीक है, और मेरा एजम्पशन यही है कि सेल्स यहाँ पे भी 4,80,000 है, लेकिन मैंने यहाँ पे मटेरियल जो है वो अलग लिया हुआ है ना। कितना लिया है यहाँ पे मटेरियल? 1,50,000। मैंने जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रॉफिट किसका कितना होगा, तो आपने प्रॉपर आंसर दिया था कि सर कॉस्ट शीट में प्रॉफिट ज्यादा आएगा। आप देख सकते हैं 4,80,000 माइनस 2,00,000, यहाँ पे 2,80,000 का प्रॉफिट है और यहाँ पर 3,30,000 का है। ठीक है, जैसे आपने बोला था कि सर कॉस्ट शीट का प्रॉफिट ज्यादा आएगा क्योंकि आपने मटेरियल की कॉस्ट वहां पे कम लिया है, और जब भी आप कहीं पे भी कॉस्ट कम लेते हैं तो वहां का प्रॉफिट क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ तक के क्लियर है? मैंने दोनों का आपको बीच में ये बना दिया है, थोड़ा सा एक वॉल बना देते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक के कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एक एग्जांपल ले लिया जिसमें हम लोगों ने सेल्स दोनों जगह कॉमन लिया है, मटेरियल का प्राइस क्योंकि दोनों जगह अलग अलग था इसलिए प्रॉफिट भी अलग अलग आया है। कॉस्ट शीट में प्रॉफिट ज्यादा आया है क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट हमने कम लिया था। और आप देख सकते हैं कि कितने का डिफरेंस आएगा आपको यहाँ पे। 50,000 का डिफरेंस आप देख सकते हैं, क्लियर प्रॉफिट में आया है बिकॉज ऑफ मटीरियल। ठीक है, अब आपको रिकंसिलेशन करना है और मैं ये बोलता हूं कि बेटा दोनों का प्रॉफिट आपको सेम करना है। तो आप कैसे सेम करेंगे? या तो 50,000 आप यहाँ पे ऐड कर दो तो भी 3,30,000 हो जाएगा, या तो आप यहाँ से 50,000 माइनस कर दो तो वो 2,80,000 हो जाएगा। दोनों को आपको रिकंसिलेशन में क्या करना पड़ता है? दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना पड़ता है। ठीक है, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है, मतलब फाइनल आंसर दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, उसको आप रिकंसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ये पूछा क्या मैं इसमें से 50,000 निकाल दूं लेस? उसको क्या लिखूंगा मैं? अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल। मैंने मटेरियल कॉस्ट को क्या किया है? अंडर एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, कितना अंडर एब्जॉर्ब किया था? आप बोलेंगे सर 50,000। ठीक है, तो क्या दोनों का प्रॉफिट सेम आ जाएगा? अब देखिए, अब दोनों का प्रॉफिट क्या हो गया है? सेम हो गया है आफ्टर रिकंसिलेशन। ठीक है, वापस से एक बार देखो, यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट 2,00,000 थी, यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट 1,50,000 थी, जिस वजह से क्या हुआ? यहाँ का प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, और क्यों बढ़ा था? क्योंकि आपने मटेरियल को अंडर एस्टिमेट किया था या फिर अंडर एब्जॉर्ब किया था। ठीक है, तो आपने मटेरियल का अंडर एब्जॉर्ब किया था तो वो मैंने वापस से क्या कर दिया? इसको ऐड कर दिया। तो अब देख लो, सॉरी, मैंने वापस से मतलब वो जो अंडर एब्जॉर्ब किया था आपने वो मैंने उतना वापस से लेस कर दिया है कॉस्ट का, तो वापस से आप प्रॉफिट देख सकते हैं, आप सेम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन में आपको दोनों के प्रॉफिट को सेम करना होता है फाइनली। ठीक है, यहां से वहां तक जब आप जाएंगे ट्रैवल करके तो क्या हो जाना चाहिए? वो सेम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनता है या कैसा दिखता होगा? पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, दो कॉलम लेके मैंने रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना दिया।
रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, आपको बोला है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट एज पर फाइनेंस, नहीं, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट इज 3,30,000। इफ वी राइट ओवर एब्जॉर्प्शन इन प्रॉफिट, हाँ वो भी चलेगा, आपको समझने से मतलब है। आप ओवर एब्जॉर्प्शन इन प्रॉफिट एंड लॉस लिखो या अंडर एब्जॉर्प्शन इन कॉस्ट अकाउंटिंग लिखो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन में सामने से दिया होगा। ठीक है, कहाँ पे अंडर है और कहाँ पे ओवर है, तो आप लोग गलती नहीं करना उसकी बस। ओके, ये है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट ओल्ड वाला, दिस इज ओल्ड वन। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको बताया है, क्या बताया है कि आपने मटेरियल को अंडर एब्जॉर्ब किया है कॉस्ट में, आपने मटेरियल को अंडर एब्जॉर्ब किया है 50,000 कॉस्ट में, या फिर ऐसा बोला है कि आपने ओवर एब्जॉर्ब किया है प्रॉफिट एंड लॉस में। दोनों में से कुछ भी स्टेटमेंट, आपने यहाँ पे अंडर एब्जॉर्ब किया है मतलब वहां पे ओवर एब्जॉर्ब किया होगा, यहाँ पे ओवर एब्जॉर्ब किया है तो यहाँ पे अंडर एब्जॉर्ब किया है। दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, अगर आप यहाँ पे प्लस करते तो वहां पे माइनस हो जाता है, वहां पे माइनस करते तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे ले लिया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट जो कि क्वेश्चन में दिया था 3,30,000, और आपको ये दिया है इंडिकेशन कि आपने मटेरियल को कॉस्ट को कम लिया था कॉस्ट शीट में, मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल है 50,000। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लेस करेंगे अंडर। आप पहले तो सोचेंगे कि क्या होगा अगर कॉस्ट में हमने किसी मतलब कॉस्ट शीट में अगर हम लोग ने किसी भी कॉस्ट को कम लिया तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सर इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्या करना है, लेस कर दो तो सही हो जाएगा। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट मतलब कोई भी कॉस्ट हो सकती है, जरूरी नहीं कि मटेरियल है, मैंने एक एग्जांपल लिया है सिर्फ मटेरियल, इसको लेस कर दिया, जो आंसर मिलना चाहिए उसको प्रॉफिट एज पर फाइनेंस होना चाहिए। क्या आ रहा है आपका आंसर, 3,30,000 माइनस, ये है आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ऊपर एक चीज ली जाती है, जो आंसर आता है वो अपोजिट पार्टी का आता है। अगर आपने यहाँ पे कॉस्ट लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, फाइनेंस आएगा, और यहाँ पे अगर आपने फाइनेंस लिया तो यहाँ पे कॉस्ट आएगा। ठीक है, इसको ही हम लोग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर डाउनलोड हो गया होगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मैंने लेके रखा होगा उसका प्रोफार्मा, और जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो जो क्वेश्चंस आते हैं आपको ज्यादातर आपको ये फॉर्मेट से ही आएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखो इसमें लिखा है लेस क्या करना है, मोर क्या करना है, मोर क्या करना है, लेस क्या करना है। देखो ये एक स्टेटमेंट है, अगर ये आप पढ़ लेंगे तो आपकी लाइफ इज सॉर्टेड। ठीक है, जितने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे इससे बाहर कभी बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर मैंने यही याद कर लिया तो ये मुझे क्या करेगा, मुझे पूरे मार्क्स दिला देगा रिकंसिलिएशन में। ठीक है, सो कौन सा प्रॉफिट लिया आपने, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग एड वाला पार्ट नहीं देखते हैं। ठीक है, हम लोग किसका देखते हैं, लेस वाला पार्ट। ठीक है, आप कब लेस करेंगे, जब आप अपने एक्सपेंसेस को कम बताएंगे तब आप लेस करेंगे। तो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक कहां पे लिखा जाता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है या क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। वेरी गुड, एक आंसर आ गया, सर डेबिट साइड में लिखा जाता है। ठीक है, दैट मीन्स वो एक्सपेंस है, यस और नो, यस और नो, यस, है ना। कोई भी चीज डेबिट साइड में लिखी जाती है इट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपेंसेस। ठीक है, ओके, अगर मैं एक्सपेंसेस को कम लिखूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग में तो मैं क्या करूंगा, लेस कर दूंगा। क्यों सर लेस करना है, क्योंकि एक्सपेंसेस कम लिखने की वजह से क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, और लेस कर देने के बाद प्रॉफिट इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन में दिया है कि अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स क्या करना है कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो आपको पता होना चाहिए इसको लेस करना चाहिए।
ठीक है। अगर आपने एक्सपेंसेस को अंडर एब्जॉर्ब किया, मैंने आपको एग्जांपल देके अभी बता दिया था, मटेरियल कॉस्ट हम लोगों ने अंडर एब्जॉर्ब किया था 50,000, ठीक है। उसको मैंने इक्वल कैसे किया, उसको लेस करके मैंने इक्वल कर दिया। जब भी आप कॉस्ट शीट में, कॉस्ट अकाउंट्स में जब भी कोई एक्सपेंसेस को कम बताते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। ठीक है, सीधा सीधा जा रहा है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। अरे यार म्यूट करो, कुछ बोलना है तो बोल के खत्म करके म्यूट करो, सचिन। ठीक है, ओके। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे थे, जब भी हम लोग कोई एक्सपेंसेस को कम बताएंगे कॉस्ट शीट में तो हम लोग उसको लेस कर देंगे। तो उल्टा भी आपको याद रखना है। ठीक है, जब भी हम किसी एक्सपेंसेस को ज्यादा बताएंगे तो उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, जब भी किसी एक्सपेंसेस को कम बताया जाता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप लेस करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा। जब भी किसी एक्सपेंसेस को आप ज्यादा बताएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और आप एक्सपेंसेस को वापस से ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज है, स्टोरी एकदम सिंपल होना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस कम है, लेस कर दो। ठीक है, एक्सपेंसेस कम होना क्या करेगा, आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा, आप उसको लेस कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन भी जो होंगे रिकंसिलेशन पे इसी के ऊपर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, आप जब भी ओपनिंग स्टॉक देख रहे हैं तो आप ओपनिंग स्टॉक मत याद रखो, आप एक्सपेंसेस याद रखो। ठीक है, आपने अंडर एब्जॉर्ब किया या अंडर वैल्यूएशन किया या अंडर एस्टिमेट किया है, तो सारी चीजें अंडर 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 का मतलब आपने कम बताया। ठीक है, जब भी कोई एक्सपेंसेस आप कॉस्ट शीट में कम बताएंगे, ठीक है, तो आप उसको लेस कर देंगे। सिंपल सी चीज है। इतना क्लियर है आपको, एकदम क्लियर है। जब भी हम लोग किसी एक्सपेंसेस को कम बताएंगे, ठीक है, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो उसको कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लेस करना पड़ेगा। और उल्टा आप याद रखेंगे कि जब भी हम किसी एक्सपेंसेस को ज्यादा बताएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब दूसरी चीज, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अभी ये क्या है, आप, अरे लेक्चर हो गया है क्या वर्मा जी, वेट करो थोड़ा अटेंडेंस लिंक के लिए। ठीक है, और अभी लेक्चर ये वाइंड अप नहीं होने वाला है। ठीक है, टेंशन मत लो, ये फ्री वर्जन है तो ये चलता रहेगा। ओके, जब तक कि अटेंडेंस मिलेगा नहीं लेक्चर भी चलता रहेगा। ओके, हाँ, तो यहां से ब्रेक नहीं करना है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बेटा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, आप एक्सपेंस में लिखते हैं या इनकम में लिखते हैं, बोलो। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखते हैं आप, इनकम में, मतलब क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ओके, अगर मैंने ज्यादा बताया है, अगर मैंने इनकम को ज्यादा बताया है तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा। अगर मैंने इनकम को ज्यादा बताया है, क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा बताया, तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा ही दिखेगा। आप इनकम को ज्यादा बताएंगे, प्रॉफिट भी ज्यादा दिखेगा। कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लेस करना पड़ेगा। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट आप क्या करते हैं, इसको लेस करते हैं। ठीक है, तो एक चीज आप लोग याद रखेंगे, एक अगर चीज आपको समझ में आ जाती है तो आप यहाँ पे फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग ले लेंगे, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट। ठीक है, ऐड क्या करेंगे, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, लेस क्या करेंगे बेटा, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, ये चीज क्लियर थी, ओवरहेड या फिर कॉस्ट या फिर डेबिट आइटम, है ना, कुछ भी बोलो, सब तो सेम होता।
ठीक है। ओके, इसी पे हम लोग ने एक और एक चीज ले लेना। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ इनकम या फिर क्रेडिट आइटम। यहाँ पे क्या करेंगे, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ इनकम या फिर क्रेडिट आइटम। तो जब भी हम लोग क्रेडिट या डेबिट आइटम की बात करते हैं तो डेबिट में लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट में लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्रेडिट में लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट में लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक। तो आप ओपनिंग स्टॉक को कुछ और मत ट्रीट करो, आप क्या ट्रीट करेंगे, डेबिट आइटम या फिर एक्सपेंसेस। देखो ये चार केसेस है, एक दूसरे के साथ सिमिलर है। ठीक है, एक्सपेंसेस कम बताया, लेस कर दो। एक्सपेंसेस ज्यादा बताया, ऐड कर दो। इनकम कम बताया है, इनकम कम बताने से क्या होगा सर, ये गलत लिखा हुआ, अंडर एब्सॉर्प्शन ना, तो पूरा लिखा नहीं, एब्सॉर्प्शन करेक्ट, अंडर एब्सॉर्प्शन। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आप जब भी एक्सपेंसेस को कम बताएंगे प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, उसको लेस कर देंगे। जब भी आप एक्सपेंसेस को ज्यादा बताएंगे प्रॉफिट कम हो जाएगा और आपको रिकंसाइल करने के लिए ऐड करना पड़ेगा, तो आप ऐड करते हैं। इनकम का उल्टा है, इनकम आपका कैसे जाता है, अगर आपने इनकम को ज्यादा बताया तो प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा, आप लेस कर देंगे। आप इनकम को कम बताएंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आप उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपके एक पर्टिकुलर चीज का इफेक्ट आपके प्रॉफिट पे कैसे पड़ता है, आप उसको रिवर्स करने को ट्राई करेंगे। बोलो, एक्सपेंसेस कम होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, एक्सपेंसेस ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट कम होगा तो आपको ऐड करना है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपको लेस करना है। आपको क्या करना है, उसको रिकंसाइल करने को ट्राई करना है, उसके इफेक्ट को कैंसिल करने को ट्राई करना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछूं कि आपने इनकम कम बताया है तो प्रॉफिट क्या होगा, बोलो, इनकम कम बताया है प्रॉफिट क्या होगा, बोलो। इनकम आपने बुक में कम बताया, कोई भी पर्टिकुलर इनकम आपने बुक में कम बताया, क्या होगा, प्रॉफिट के ऊपर क्या होगा। नो आंसर, आई एम वेटिंग। अगर मैं इनकम कम बताता हूं तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा क्या, यस सर। ज्यादा दिखेगा। मैं अपनी इनकम कम बताऊंगा तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, लेस लेस होगा ना भाई। इनकम इनकम अगर कम बताने से आपका प्रॉफिट कम दिखेगा, ठीक है, एक्सपेंसेस ज्यादा बताने से आपको प्रॉफिट कम दिखेगा, इनकम कम बताने से तो प्रॉफिट भी कम होगा, याद रखो बेटा। ठीक है, अगर आपकी सैलरी कम आएगी तो प्रॉफिट कम होगा ना, तो अगर इनकम कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगी। ठीक है, कॉस्ट बढ़ेगा तो भी प्रॉफिट कम होगी। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, ऐड कर देना। अब उल्टा देख लो। ठीक है, अगर एक्सपेंसेस आपने कम किया है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, इनकम कम किया है। ठीक है, अगर इनकम ज्यादा दिखाया है आपने, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इनकम कम दिखाओगे प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपोजिट रिएक्शन में जाना है। ठीक है, नहीं अगर कुछ याद कर सकते तो ये चार चीजें आप याद रख लो, आपका लाइफ इज सॉर्टेड। ठीक है, इसके अलावा मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ इनकम है या फिर मिसिंग इनकम भी ऊपर आएंगे, और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड यहाँ पे है, तो मिसिंग एक्सपेंसेस भी यहाँ पर ही आएंगे। ठीक है, अगर आपने इनकम बताया ही नहीं तो क्या होगा, अगर इनकम बताया ही नहीं तो क्या होगा,
अगर इनकम बताया ही नहीं तो क्या होगा, बोलो, दिमाग तो लगा लो। प्रॉफिट दिखेगा ही नहीं, वेरी गुड। और मुझे इसको रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यस और नो? Yes. करेक्ट। तो आप एकदम छोटा सा, मतलब अपने छोटे दिमाग में बड़ी सोच डालो कि हम लोग कुछ सीख नहीं रहे, हम लोग जनरल, दिस इज जनरल। मुझे क्या करना है, अगर मैंने इनकम बुक में नहीं बताया तो मेरा प्रॉफिट तो दिखेगा ही नहीं, कम दिखेगा, या कम दिखेगा या तो दिखेगा ही नहीं। तो मुझे क्या करना है, इसको ऐड करना है। अच्छा, मैंने एक्सपेंसेस ही नहीं बताया तो क्या होगा, एक्सपेंसेस बताया ही नहीं, बोलो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा, दिमाग लगा के बताओ। नहीं नहीं. मतलब, नहीं वो समझा मैं, आप कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। मेरा एक पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है, ठीक है, समझो मैंने स्टाफ को सैलरी दिया है या फिर मैंने मटेरियल खरीदा है, मैंने नहीं दिखाया बुक में, तो प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा। नहीं. अरे बेटा, मैंने, अगर आप कोई कॉस्ट बताओगे ही नहीं, आप कोई एक्सपेंसेस बताओगे नहीं, तो आपका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा या कम दिखेगा, ज्यादा प्रॉफिट मोर. बराबर ना। हाँ, बाकी भी लोग राइट हैं, अफसर और अमित भी राइट हैं। तो आप जनरली सोचो ना कि अगर आप बुक में कॉस्ट को बताओगे नहीं तो आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। अगर आप बुक में इनकम को नहीं बताएंगे, ठीक है, अगर आप अपनी बुक में इनकम को बताएंगे ही नहीं तो आपका प्रॉफिट तो आपको दिखेगा ही नहीं, है ना। या अगर आप अपनी बुक में कॉस्ट को बताएंगे नहीं तो आपको, अगर आपने बुक में कॉस्ट लिखा ही नहीं तो आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। आपने इनकम नहीं लिखा तो इनकम नहीं दिखेगा, आपने एक्सपेंस नहीं लिखा तो एक्सपेंस नहीं दिखेगा। इनकम नहीं दिखा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, एक्सपेंस नहीं दिखा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, है ना। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है किसी वजह से तो आप क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे। ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, सोचो, ठीक है। रिकंसिलेशन में आपको यही करना है, रिकंसिलेशन करने के लिए कोई एबीसीडी नहीं, ठीक है। आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया होगा, आपको उसका इफेक्ट जो है वो बताना है। जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में अब तक के रिकंसिलेशन पे बने हैं वो सिर्फ इसी चीज पे बने हैं। अगर आपको ये पर्टिकुलर चीज समझ में आ जाती है कि सर हमने प्रॉफिट बताया नहीं, या हमने इनकम, ठीक है, या हमने क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इनकम होता है, ठीक है, या हमने क्लोजिंग स्टॉक बताया नहीं। अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखो, ये मैंने एक अकाउंट आपको बना के दे दिया था, इस पर थोड़ा गौर करेंगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि इफेक्ट क्या हो रहा है। यहाँ पे कर करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक को निकाल दूं, मैं इनकम को बता ही नहीं रहा, बोलो क्या इफेक्ट गिरेगा, दोनों जगह आंसर कितना आएगा, 4,80,000, ठीक है। पहले कितना आ रहा था, 2,70,000, और अब कितना आ रहा है, 2,04,000। प्रॉफिट कम हो गया, मतलब आपने यहां से इनकम को गायब किया है। आपने इनकम नहीं बताया तो प्रॉफिट कम हो गया, इनकम बताओ, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो मैं वापस से इसको सही कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इनकम बता दिया, प्रॉफिट बढ़ गया, देखो 2,70,000 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप एक्सपेंसेस को भी देख सकते हैं, एक्सपेंसेस कम कर दो आप, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मैंने एक्सपेंसेस कम कर दिया, प्रॉफिट बढ़ गया। दिख रहा है प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट गिर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो आप लेस कर दो, जब भी प्रॉफिट कम हो रहा होगा तो आप ऐड कर दो, आप रिकंसाइल कर लेंगे। रिकंसाइल इतना ही होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस जरूर शेयर करूंगा रिकंसिलेशन के ऊपर, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने सिर्फ क्या किया, कोई, अच्छा मैंने सारी चीजें कर लिया है, एक्सपेंसेस एक्सक्लूडेड मैंने आपको बता दिया, इनकम एक्सक्लूडेड मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, एक्सपेंसेस एक्सक्लूडेड मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। इसका फॉर्मेट चाहिए तो मैं अभी आपको भेज देता हूँ, आप एक बार रीड करना है इसको कि ये क्या बोलने को ट्राई कर रहा है और सर क्या बोलने को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। लाइफ इज सॉर्टेड। और एक चीज मैंने आपको इससे पहले आपको सिखाया था कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हम लोग कॉस्ट शीट में नहीं लेते हैं, ठीक
ठीक है। एक बच्चे का क्वेश्चन बार बार यही है, सर कॉलेज विल रीओपन, कॉलेज विल रीओपन, कॉलेज विल रीओपन, कॉलेज विल रीओपन, लेकिन अभी रीओपन करके क्या करना है? ठीक है, 20 के बाद रीओपन करने के लिए बोला है। ठीक है, तो देर आर लेस चांसेस कि आपके एग्जाम से पहले वो रीओपन होगा, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, देर आर वेरी हार्ड चांसेस कि वो ओपन होगा कि क्या। ठीक है, तुम्हारे लिए मतलब टीवाई के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एफवाई के लिए शायद हो जाएगा स्टार्ट, क्योंकि एफवाई का क्लास अभी स्टार्ट हुआ है, तो एफवाई के लिए हो जाएगा। लेकिन टीवाई के लिए अभी एग्जाम के बाद ही हो पाएगा ना, एग्जाम से पहले थोड़ी ना होगा। ठीक है, और आप मुझे अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे सर कॉलेज ओपन होगा क्या, हाँ कॉलेज तो ओपन होगा ही। आप मुझे बोलेंगे सर हमारे लिए ओपन होगा क्या, देन देर आर लेस चांसेस, क्योंकि आपका ऑलरेडी क्या हुआ है, एग्जाम आने वाला है, तो उधर पे थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं कि एग्जाम के बाद ही शायद आपके लिए रीओपन होगा। वैक्सीन लेना जरूरी है, यस, डबल वैक्सीनेटेड के लिए ही ओपन होगा। आपके पास है ऑप्शन, 18-19 को शिवाजी नगर में हमारा भी वैक्सीनेशन ड्राइव है, तो आप वहां पे भी आ सकते हैं। ठीक है, और वैक्सीन ले सकते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग।